क्रिप्टो लाइव में आपका स्वागत है। क्रिप्टो लाइव एक ऐसा खास कार्यक्रम है जो बात करता है क्रिप्टो करेंसीज पे, और क्रिप्टो करेंसीज में से मौके निकाल करके हम कोशिश करते हैं आपके साथ में शेयर करने की, एक्सपर्ट्स के माध्यम से, कि किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसीज के बाजार में भी उतर सकते हैं, वहां पे भी पैसा कमा सकते हैं, मुनाफा बना सकते हैं और अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ में इसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि बताते हैं कि ये मौके कहाँ पे हैं। हमारे साथ में आज जुड़ रहे हैं जतिन डिम्बला जी, जो कि बहुत समय से क्रिप्टो करेंसीज में जुड़े हुए हैं और इसके अंदर में बहुत समय से कारोबार कर रहे हैं। बहुत स्वागत है जतिन जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो जतिन जी, ये जो शो हम CoinDCX के सहयोग से लाते हैं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज है, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टेड हैं और हमारे करेंसीज और टोकन्स लिस्टेड हैं। और जब हमारे दर्शक उसके अंदर में काम करते हैं तो कई बार पीछे जब हमने कई बार हम उनको कहा था, या इस तरीके की चीजें, जिस तरीके की एडवाइस बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने दी थी कि बिटकॉइन एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का, लेकिन तब से काफी कुछ हम उसके अंदर में गिरावट देख चुके हैं। क्या डरने जी, की जरूरत है, या अभी भी आप उसी उतने ही कॉन्फिडेंट हैं बिटकॉइन को लेकर? मैं अभी यहाँ से फिलहाल जो है कॉन्फिडेंस जो है मार्केट के अंदर बिल्टअप हो रहा है ऑफ कोर्स। और यहाँ से धीरे धीरे लगता है मेरे को यहाँ से कि अब एक ऊपर की रैली अब देखने को मिलेगी। जो नीचे का जो भी दौर था, काफी समय से जो नीचे मार्केट रुका हुआ था, वो धीरे धीरे जो है वो मार्केट रिकवर करेगा। रिकवर करने के बाद जो चार्ट के ऊपर पैटर्न्स बन रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ से मार्केट अब जो है जल्दी रिकवर करना चाहिए। तो अभी भी आप रिकवरी को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं। नई एंट्री के लिए आप क्या कहेंगे कि ये अच्छी अच्छी जगह है एंटर करने के लिए? जी, मेरे हिसाब से $36,000 से लेके $34,000 के बीच में जहां पर भी बिटकॉइन को अगर लेना हो तो लिया जा सकता है। और मेरे हिसाब से इट्स वेरी गुड टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन और इन ऑल्ट कॉइन्स एज वेल। अगर बिटकॉइन में अगर सिर्फ एक कॉन्फिडेंस लेवल को जो इन्वेस्टर शो करते हैं बिटकॉइन के साथ स्पेशली, तो मैं कहूंगा कि अगर बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट करना है तो 36,000 से 34,000 की जो रेंज है वो काफी अच्छी रेंज है बाइंग करने के लिए। और काफी अच्छा मौका है इस समय पर, अगर इस रेट पर अगर बिटकॉइन अभी हमको मिल रहा है तो। क्योंकि आज ही जो है एक फॉलिंग वेज मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। और फॉलिंग वेज ब्रेकआउट जब ऊपर की तरफ जाता है तो अभी मार्केट इस समय पे रीटेस्टिंग के फेज में, जैसे कि आपने सुबह देखा होगा कि छोटी जो है वो उछाल देखने को मिली थी, वो एक ब्रेकआउट था। अभी मार्केट आके नीचे रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट अगर सक्सेसफुल होता है और हम यहाँ से 37,000 के ऊपर जाते हैं तो मेरे हिसाब से वी विल बी आउट ऑफ द जो छोटा एक बियर ट्रेंड था उससे हम बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद जो है हम धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और आज का जो मैं देख पा रहा हूँ, तो आज का लो था 35,500, और उससे जी, करीब करीब बीच में है। जो आज का हाई और आज का लो था उसके ठीक बीचों बीच में हम फिर से बिटकॉइन खड़ा जी हुआ बिल्कुल। है कि 35,500 से और 36,900 की जो रेंज आज की रही है, उसके अंदर में जी, ठीक बीचों बीच में ऑलमोस्ट 50% और उससे थोड़ा ऊपर ही इनफैक्ट ग्रीनर साइड में है। तो ये 36,200 के आसपास चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा जी, मौका है आज के हिसाब से भी और आपके हिसाब से, क्योंकि स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि आगे, इसके आगे स्ट्रेंथ है, और जहां जितना कंसोलिडेशन होना था वो हो चुका है। लेकिन जी। क्या कोई एक और ट्वीट इसको और नुकसान पहुंचा सकता है, या ट्वीट्स जितने डाइजेस्ट होने थे बिटकॉइन कर चुका है? देखिए, पीछे भी अभी काफी ज्यादा ट्वीट्स वगैरह आए, लेकिन हमने जो है उन ट्वीट्स के आने के बाद बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखी मार्केट के अंदर। जितना भी ट्वीट्स का जो शॉक था वो मार्केट लगभग लगभग एब्जॉर्ब कर चुका है मेरे हिसाब से। और जो ट्वीट्स आने के बाद छोटी मोटी गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जो गिरावट है वो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो भी ऑफ कोर्स चार्ट्स पे नजर रखते हैं, वो भी अपने सपोर्ट पे ही जो है वो बाइंग करने के लिए सोचते हैं कि कहाँ पर सपोर्ट है वहां के आसपास बाइंग बनाई जाए। और वहां पर जब ट्रेड होता है एक जोन के अंदर, सपोर्ट जोन के अंदर, तब वहां पर एक बड़ी बाइंग बनाने के लिए बड़े प्लेयर्स भी एक्चुअली प्लान करते हैं। अदरवाइज अगर ट्वीट से बहुत कुछ होता तो 39,000 से जहां पर 35,000 तक आया था तो गिराकर 25,000 भी लेके जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है चार्ट्स के ऊपर भी। और उसी हिसाब से मेरे हिसाब से जो है ट्वीट अब जो होंगे वो छोटा मोटा एक करेक्शन अगर आ गया तो आ गया। मेरे हिसाब से कोई बड़ा करेक्शन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। जी, ठीक है। और ये नया मार्केट है, नई चीजें हैं, नए लोग एंटर कर रहे हैं, तो वो कभी यूफोरिया क्रिएट होता है एक ट्वीट से कि बहुत कुछ भागता है, फिर दूसरे ट्वीट से वो रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन शायद ये सारी चीजें इस नई करेंसीज के लिए कुछ नई है, नए फिनोमिनन्स हैं, उसको भी धीरे धीरे करके यूज टू हो जाता है कोई भी मार्केट। तो हम ये जी, इक्विटी में भी देखते हैं कि इस तरीके की कभी जब इनिशियली कुछ नई चीजें शुरू होती हैं कि कोई अब पॉलिसी अनाउंसमेंट्स अब ऐसे नहीं ऐसे होंगे, या बजट अनाउंसमेंट्स,
ऐसा नहीं है, कुछ चेंजेस होते हैं उसके अंदर में, तो उसके वजह से इनिशियली तो चीजें आती हैं, फिर बाद में वो धीरे धीरे बाजार उसको यूज टू हो जाता है, सबको पता होता है कि ये होना जी। है या ये टेम्परेरी वोलेटिलिटी है, तो ये वाली चीजें। अच्छा, इसके आगे चलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे समझें कि इसके अलावा कहाँ मौके हैं बिटकॉइन के अलावा क्रिप्टो करेंसीज के अंदर में इन्वेस्ट करने के या ट्रेड करने के, लेकिन उससे पहले एक जो संशय है, एक जो हमारे दर्शकों के बीच में, और इसके बहुत सारे हमें सवाल या अलग से हम देखने को उसके कमेंट्स मिलते हैं, और वो ये समझना चाहते हैं कि उनको बहुत सारे ऐसे खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बैंकों ने ये ट्रांजैक्शन या इस पे कुछ कुछ रोक लग रही है। वो किसके लिए वो समस्या है? क्या वो एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर या क्रिप्टो में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने वाले किसी बंदे के लिए वो समस्या है, उसको भी इस तरीके के कुछ नोटिफिकेशन या कुछ सर्कुलर या बैंक कुछ कह रहा है, या केवल क्रिप्टो में काम करने वाली कंपनीज के लिए वो समस्या है? प्लस वो समस्या क्या थी, और क्या अब वो सुलझ गई है, या अभी भी उसमें कुछ रिस्क एलिमेंट है? अभी से कुछ दिन पहले तक की अगर हम बात करें तो काफी सारे लोगों को बैंक की तरफ से, स्पेशली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक की तरफ से ईमेल्स आई थी, नोटिफिकेशंस आए थे, जहां पर कि बैंक्स ने ये चीज कहा था कि 2018 में जो सर्कुलर आया था आरबीआई का, उसके हिसाब से जो है वो बैंक्स अलाउ नहीं कर सकते हैं डील करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही अभी आरबीआई का एक और सर्कुलर आ गया है, राइट। और उस सर्कुलर को अगर हम देखना चाहें तो आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। वहां पर क्लियरली ये चीज मेंशन किया गया है कि जो 2018 में जो सर्कुलर लाया गया था वो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको जो है एकदम से उसकी जो मान्यता थी वो खत्म कर दिया, एक तरीके से खारिज कर दिया है उस सर्कुलर को। और उसको खारिज करने के बाद अब आरबीआई भी ये चीज कह रहा है बैंक्स को कि आप अलाउ कर सकते हैं कस्टमर, जो भी कस्टमर हैं आरबीआई बैंक्स के, और जो भी एक्सचेंजेस के ऊपर फंड डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसमें कोई भी अब जो है रोक नहीं है आरबीआई की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ ये चीज जरूर कही गई है आरबीआई की तरफ से कि जितनी भी चीजें बैंक्स अलाउ करेगा, जितने भी कस्टमर्स को अलाउ करेगा बैंक, तो उनका केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए, फैमा लॉज वगैरह सब कुछ चीजें जो है उसके अंतर्गत सब कुछ चीजों का ख्याल रखा गया होना चाहिए, और उसके हिसाब से ही जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में अलाउ कर सकते हैं, राइट। आपने अभी जो स्क्रीन के ऊपर जो ये जो डॉक्यूमेंट खोला है, इसको रेफर करते हुए हम जो है यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि यस, दिस इज द सर्कुलर, जहां पर कि आरबीआई ने एक्चुअली में कह दिया है कि इट्स कंप्लीटली फेयर टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज एंड बैंक्स के थ्रू ट्रांजैक्शन की जा सकती है। 31 मई का ये सर्कुलर है जो कि रिजर्व बैंक की तरफ से जारी हुआ है, जिसमें रिजर्व बैंक ने ये क्लैरिफाई किया है कि अगर कुछ बैंक्स जो कह रहे थे कि इस पे काम नहीं होना चाहिए, या आप क्रिप्टो करेंसीज में अगर काम करते हैं तो बैंक के साथ में डील नहीं कर सकते, उस तरीके की जो भी कंफ्यूजन्स थे उसको आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने किनारे रख दिया था। ये पुराना वो सर्कुलर था जिसके यूज करके जो बैंक्स उसमें परेशान कर रहे थे क्रिप्टो करेंसीज की कुछ कंपनीज को, और उसको वो अब मान्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कानून जो जजमेंट है वो मान्य है, उसके हिसाब से ये ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। सिर्फ जिन चीजों को इंश्योर करना है वो केवाईसी और उस तरीके के नॉर्मल चीजें हैं जो जिस तरीके की कंप्लायंस नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में भी, या किसी भी तरीके के अकाउंट में, चाहे वो डीमैट हो चाहे नॉर्मल अकाउंट हो, इवन सेविंग बैंक अकाउंट में भी अब हर साल केवाईसी मैंडेटरी है। तो उसी तरीके की चीजें हैं, कोई नई चीज या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो कुछ भी डरने, कुछ भी घबराने की कोई बात नहीं है। वो एक टेम्परेरी एक कुछ कंफ्यूजन जैसी चीज कह सकते हैं कि कुछ बैंक्स को या किसी शायद बैंकों के किसी अधिकारियों को कुछ कंफ्यूजन रहा होगा, और वो शायद पर्कुलेट हो गया, ट्रांसफर हो गया कुछ और, तो एक बैंक से दूसरे बैंक में, उस तरीके की चीजें होकर के, लेकिन अब वो सेटल डाउन हो चुकी है। क्लैरिफिकेशन आरबीआई से आ चुका है कि इसमें कुछ भी लीगल नहीं है, इसको रोकने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी है ये। जतिन जी इसके आगे चलते हैं, उससे पहले एक सवाल लेना चाहूंगा। एक दर्शक हमारे हैं दीपक मल्होत्रा जी सीए हैं, वो पूछना चाहते हैं कि क्या मैटिक में खरीदारी का मौका है? देखिए मैटिक के अंदर ऑफ कोर्स मैटिक एक अच्छा कॉइन है, मैटिक में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन मैटिक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको एक चीज बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि मैटिक पहले 10 सेंट से भी नीचे का कॉइन था, और 4-5 सेंट के आसपास भी हमने उसको ट्रेड किया है। आज की डेट में वो $1.5 से भी प्लस जो रेट चल रहा है उसका, समटाइम्स $1.5 $2 के आसपास भी चला गया था उसका रेट। तो जो गेन्स हैं वो ऑलरेडी 50x के आसपास तक दे चुका है मैटिक। तो 50x 50 गुना का गेन, मतलब कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया था तो 50 लाख रुपए कन्वर्ट हो गए थे अगर आपने
पहले अगर पिछले साल में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आज की डेट में वो 50 लाख रुपए तक का रिटर्न जो है वो दे चुका है। अब इस सिचुएशन में जो चीज ऑलरेडी 50x हो चुकी है, तो क्या हम अब उसको दोबारा से 50x होने के लिए सोच रहे हैं कि दोबारा से हमको ऐसा रिटर्न दे सकता है, या फिर उसके हिसाब से हमको कुछ और कॉइन्स में ढूंढ के इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो अपने को बेटर रिटर्न दे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैटिक अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता, मैटिक अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन कुछ कॉइन्स ऐसे भी होंगे जो कि मैटिक से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर जाएंगे। मैटिक भी ऑफकोर्स एक अच्छा कॉइन है, मैटिक का जो कॉन्सेप्ट है इथेरियम का सेकंड लेयर सॉल्यूशन का, वो काफी अच्छा है। इथेरियम का सेकंड लेयर सॉल्यूशन होना, वहां पर एक फास्ट ट्रांजेक्शन को लेकर आना, एक तरीके से बाईपास के थ्रू लेकर जाना, वो सारी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक फंडामेंटल के साथ साथ आपको बाकी सारी चीजों पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ज्यादा गेन्स की उम्मीद रखते हैं, अगर आप ज्यादा गेन्स की उम्मीद रखते हैं तो उस हिसाब से आपको प्रॉपरली अपने जो पोर्टफोलियो को प्रॉपर डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और प्रॉपर डाइवर्सिफाई करने के बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉइन्स जो वो अच्छे लग रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर मैं भारतीय बाजारों की अगर मैं बात करूं, जहां पर भी भारत में जितने भी प्लेटफॉर्म्स पर हम मैटिक की जानकारी जो सुनते हैं, मैटिक के बारे में जो सुनते हैं, काफी ज्यादा जो है लोग इंटरेस्टेड हैं मैटिक के बारे में बात करने के लिए, मैटिक में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स यस, इट्स एन इंडियन प्रोजेक्ट एज वेल, इंडियन टीम है, सब कुछ चीजें इंडिया की तरफ से सपोर्ट मिलता है। ऑफ कोर्स इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, करने को इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ उसका प्राइस, उसके बाद मार्केट कैपिटल, सब कुछ चीजें खुद से एक बार कैलकुलेट करके रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ही ये फैसला लेना चाहिए कि मैटिक में इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत ज्यादा समझदारी का डिसीजन होगा, या फिर इसके कंपैरेटिवली हमको दूसरे कॉइन है उसके अंदर ज्यादा बेटर रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जतिन जी कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें उतना अच्छा अब नहीं है, क्योंकि एक बड़ा मुनाफा ये दे चुका है जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था। तो इसलिए इससे अच्छे मौके जतिन जी जो कह रहे हैं कि शायद इससे ज्यादा बेहतरीन और ऐसे टोकन्स हैं, ऐसे कॉइन्स हैं जिसमें कि अब इन्वेस्ट करके रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में रिवॉर्ड आपको ज्यादा मिलने की गुंजाइश रहेगी। इसी से आगे चलते हैं सर। इसमें एक हमें अंकित डिब्रीवाल जी सवाल पूछ रहे हैं, वो बहुत बेसिक्स पूछना चाह रहे हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसीज में मैं शुरू करूं तो मेरे लिए पहले 3-4 चीजें क्या होंगी, बहुत कम समय में जल्दी से बता दीजिए। कि सबसे पहले अगर कोई नया एंटर करना चाह रहा है क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में, उसके लिए एक तो सबसे पहले अकाउंट खोलना होगा क्रिप्टो करेंसीज के किसी एक्सचेंज में, जो कि हम जैसे बताते हैं CoinDCX के साथ में एक काम किया जा सकता है बहुत आसानी से। और CoinDCX Go उनका ऐप भी है जो कि फोन पे है, और बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल सा है कि जिसमें कि किसी को भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझने की जरूरत नहीं, और उतनी बड़ी लिस्टिंग भी उन्होंने ऐप पे नहीं रखी है। तो वो इसलिए और सिंपल है कि बहुत आसानी से आप मात्र 10 रुपए भी डाल करके किसी भी वॉलेट से या अपने अकाउंट से और बिटकॉइन का सफर शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे मान लीजिए मैंने अकाउंट खोल लिया CoinDCX के प्लेटफॉर्म पे, अब मेरे पास सबसे बेसिक्स, मेरे पास शुरुआत क्या होना चाहिए कि मैं जैसे स्टॉक मार्केट में इक्विटी में जाता हूं तो मुझसे कहा जाता है कि रिलायंस खरीदो, या बैंकिंग में कुछ स्टेट बैंक खरीदो, या कुछ ऐसी वो वाली चीजें हैं जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं कि ये तो आपके पास होना ही चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक तो पड़ा ही होना चाहिए, ये वाला 5 स्टॉक या ऐसे सरकारी और वो वाली चीजें। उस तरीके से अगर मैं क्रिप्टो करेंसीज में करता हूं तो मेरे पास बेसिक्स क्या चीजें सॉर्टेड होनी चाहिए? जी, जैसे कि आपने बोला कि स्टॉक मार्केट में एसबीआई का एग्जांपल और रिलायंस का आपने एग्जांपल दिया, उसको यूजुअली लोग सजेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। मेरे हिसाब से वो इसलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो एक लार्ज कैप कॉइन है, बहुत पुरानी कंपनीज भी हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो उसके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है, इसी वजह से वो सजेशन दी जाती है। तो सिमिलर वेज यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी में भी वैसे ही है। यहाँ पर आपको अगर नहीं पता है कि कौन कौन से जो कॉइन है वो लार्ज कैप कॉइन है, तो इसके लिए आप कॉइन मार्केट कैप या फिर कॉइन गीको वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद आप वहां पे जो लार्ज कैप कॉइन है, जो टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 कॉइन है, उनको आप सर्च कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक चीज बहुत ही क्लियर बता दूं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने का मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है। इन्वेस्टमेंट को टाइम देना होता है ग्रो करने के लिए। ओवर द नाइट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो एकदम से शूट करके जाएगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत सारे लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है कि आज मैं पैसा लगाऊं और 2 से 4 महीने के बाद जो है वो करोड़पति बन जाऊं, वैसा जो है वैसा विचार लेकर एकदम से नहीं आना है। रिलायंस का भी जो शेयर है, या फिर अगर मैं शेयर मार्केट में भी अगर मैं बात करूं थोड़ी सी, तो जो शेयर है वो एकदम से सीधे ऊपर वो 50% ऊपर नहीं जाता है, उसको भी टाइम चाहिए होता है मार्केट में ऊपर धीरे धीरे जाने का, क्योंकि लार्ज कैप है,
एक बड़ा कॉइन है, उस बड़ा बड़ा शेयर है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि किसी भी शेयर कॉइन को ऊपर जाने के लिए टाइम चाहिए, उस टाइम के हिसाब से जो है वो आप कर सकते हैं। हाँ, अभी इस समय पर जैसे कि हमको लग रहा है कि अगर कुछ नए इन्वेस्टर्स जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्केट काफी डिस्काउंटेड रेट्स पे कॉइन्स को ऑफर कर रहा है, जो कि पहले हाई जो बने थे वहां से 50-50% 60% तक भी नीचे कॉइन्स अवेलेबल है। तो एक तरीके से 60% का डिस्काउंट ही हुआ मेरे हिसाब से। तो इस समय पर अगर कॉइन्स की अगर सिलेक्शन अगर की जाए टॉप 15 टॉप 20 कॉइन्स के अंदर, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा रहेगा एक नए इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, ये अच्छी जानकारी है जतिन जी। जतिन जी, एक सवाल है, हमारे कोई दर्शक पूछ रहे हैं, इंडियन गाय करके उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ, पूछ रहे हैं कि एलटीसी जो है वो बिटकॉइन को एकदम क्लोन की तरह क्यों फॉलो करता है, क्यों दोनों के चार्ट्स में ना के बराबर डिफरेंस दिखाई देता है, या बहुत ही सिमिलरिटीज, बहुत ही पैरेलल क्यों चलता है? ऐसा क्या है कि बिटकॉइन और एलटीसी, जबकि दो अलग अलग कॉइन्स हैं, लेकिन चार्ट्स दोनों के पैटर्न एक ही से क्यों रहते हैं? जी, तो इस चीज का बहुत ही मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं अपने जो यूट्यूब चैनल पे जब भी मैं इस चीज के बारे में बात करता हूँ तो मैं सबको ये चीज बोलता हूँ कि जब भी बिटकॉइन की एक उछाल आने वाली होती है उससे पहले हमको एलटीसी एक इंडिकेशन दे देता है, और कि वो पहले ऊपर चला जाता है थोड़ी देर पहले ही, और अगर गिरने वाला होता है बिटकॉइन तो एलटीसी थोड़ी देर पहले नीचे की तरफ आ जाता है, उसके बाद बिटकॉइन भी नीचे की तरफ आता है। ये यूजुअल बिहेवियर है मार्केट में एक तरीके से। अब ऐसा क्यों होता है ये आपको मैं बता दूं कि एलटीसी जो है वो एक तरीके से फोर्क कॉइन है बिटकॉइन का। मतलब कि एलटीसी का जो कॉइन है वो एक तरीके से जो कोडिंग है उसकी वो बिटकॉइन से ही ली गई है, और जो उसकी जो कम्युनिटी है, राइट, और जो उसका जो पूरा का पूरा जो तरीका है काम करने का वो पूरा बिटकॉइन की तरह ही है। अगर हम देखेंगे कि फर्क क्या है उसके अंदर, तो फर्क ये चीज का है कि बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन मैक्सिमम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें लाइट कॉइन की तो वो एग्जैक्ट 4x है। मतलब कि अगर हम देखेंगे तो 84 मिलियन हमको वहां पर मिलेंगे टोटल जो सर्कुलेटिंग सप्लाई हो सकती है वो चीज के लिए। दोनों ही माइनेबल कॉइन्स हैं, राइट। और उसके अलावा अगर हम बात करें जो माइन होने की जो स्पीड है, जो जो ब्लॉक माइन होने की स्पीड है, वो भी बहुत ज्यादा सिमिलरिटी के साथ काम करती है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सर्कुलेटिंग सप्लाई 4x है, तो यहाँ पर 4 गुना स्पीड के साथ जो है वो यहाँ पर लाइट कॉइन जो वो माइन होता है। अगर बिटकॉइन को देखेंगे ऑन एन एवरेज 10 मिनट में एक ब्लॉक माइन होता है, अगर हम यही चीज के लिए लाइट कॉइन देखेंगे तो 2.5 मिनट में एक ब्लॉक जो है वो माइन होता है। तो ये जो डिफरेंस है 4-4 4x का जो डिफरेंस हो रहा है, ये काफी हद तक सिमिलैरिटीज लाता है। और मार्केट में ये ट्रेंड बहुत समय से देखा गया है कि हाँ ऑफ कोर्स लाइट कॉइन जो है वो एक तरीके से पहले या फिर बहुत ज्यादा पैरेलल चलने की कोशिश करता है बिटकॉइन के, लेकिन ऑफ कोर्स वो अभी जो है इस समय पर एक ऑल्ट कॉइन ही है। और ऑल्ट कॉइन मतलब कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन है वो ऑल्ट कॉइन ही हैं। और अभी यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत ग्रोथ जो है हमको लाइट कॉइन में दिखाई दे रही है, क्योंकि बीटीसी पेयर के अंदर काफी ज्यादा स्टेबल है इस समय पर लाइट कॉइन, राइट। तो जैसे ही उछाल एक बीटीसी पेयर के अंदर देखने को मिलेगी तो आने वाले वक्त के अंदर हमको लाइट कॉइन ज्यादा तेज भागता हुआ नजर आएगा बिटकॉइन से। ये चीज हो सकती है। ये इंटरेस्टिंग है, आप ये कह रहे हैं कि अगर हम लाइट कॉइन को देखें तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बिटकॉइन किधर जाएगा, क्योंकि ये उससे पहले उसी तरह चलना शुरू हो जाता है। जी, ऐसा बहुत बारी देखा गया है। और मैं यूजुअली अपने जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मैं ये चीज सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट करना है तो आप लाइट कॉइन को फॉलो करो, लाइट कॉइन को देखो। और लाइट कॉइन को अगर आप देखोगे तो पहले लाइट कॉइन थोड़ा सा मूवमेंट लेगा, उसके बाद बिटकॉइन उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। और आज भी दिख रहा है, जिस तरीके का एक डिप था जो कि अभी हमने इससे पहले बिटकॉइन में भी देखा था, और वो डिप के बाद में रिकवरी और उसके बाद उसी के आसपास, लेकिन अपने आज के लोज से वापस रिकवर करके और फिर नए वापस हाइक्स की तरफ चलता हुआ जा रहा है लाइट कॉइन। और अगर हम इसी को बिटकॉइन से कंपेयर करें जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, तो वो भी बहुत ही सिमिलर चार्ट और बहुत ही, अगर वन डे चार्ट अगर हम देखते हैं ये, तो इसमें सही बात है कि कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है, और वो आगे चल रहा है। ठीक बात है कि लाइट कॉइन एक दिन में भी अगर आज का भी चार्ट देखते हैं तो वो ये दिखा रहा है कि हाँ रिकवरी मोड में है और ये अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। एक चीज हमको और नोटिस करनी चाहिए, जैसे कि हमने लाइट कॉइन और बिटकॉइन के बीच का जो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो चीज हमने यहाँ पर देखी, उसी तरीके से हम यहाँ पर इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स का जो है वो जो पेयर है वो बना सकते हैं एक तरीके से। मतलब कि अगर इथेरियम हमको ऊपर भागता हुआ नजर आए या फिर इथेरियम एक की लेवल रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ नजर आए
और ऊपर की तरफ निकलता हुआ नजर आए या नीचे की तरफ जिस भी डायरेक्शन में जाए, तो उस डायरेक्शन में जो है वो ऑल्ट कॉइन्स आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स इथेरियम को फॉलो करते हैं और बिटकॉइन जो है एलटीसी के साथ चलने की कोशिश करता है। ये इंटरेस्टिंग है। ये इथेरियम वाला हम फिनोमेना नेक्स्ट एपिसोड में एक बार आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको डाइजेस्ट करते हैं कि बिटकॉइन फॉलो कर रहा है करीब करीब लाइट कॉइन को, और बिटकॉइन का अगर प्रेडिक्शन करना है तो आप लाइट कॉइन का चार्ट देख लीजिए और आपको उसके लेवल्स आगे के मिल जाएंगे। बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए, और ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे दर्शकों के लिए के साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।